हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। सीबीएसई और जेई रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। रिजल्ट पहले के मुकाबले कहते हैं इम्प्रूव है, बट स्टिल 88% है ना, 88.3% ही हमारा क्या है, रिजल्ट आया। मीन्स बाकी के जो 11.7% स्टूडेंट थे उनका क्या हुआ भैया? कोई एक में कंपार्टमेंट है, कोई दो में कंपार्टमेंट है। और सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट किस में होती हैं, है ना? नॉन मेडिकल वाले बच्चों की ही होती हैं, और वो भी किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। तो इस कारण से बच्चों में बहुत डर का माहौल बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो यहाँ पे गलती क्या हुई थी। पहले ना क्या होता था कि बच्चों को सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए जाते थे, उन्हें सीधा सीधा पढ़ने की आदत थी। बस सीबीएसई ने इस बार क्या किया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया था। ठीक है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी होती और आपने रिवाइज किया होता अच्छे से, मतलब आपके नहीं, जिन बच्चों ने दिया है, अगर उन्होंने थ्योरी पे बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया होता, तो फिजिक्स का पेपर जो एक बार बना दिया गया था कि पता ही नहीं क्या आ गया है ना, ऐसा नहीं था। करने लायक पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, और आपके सिलेबस में से ही था। दिक्कत क्या लगी थी कि डेरिवेशंस नहीं आई, है ना। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चली, है ना, कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, लेकिन क्यों एक्शन क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि सब कुछ आपके दायरे में ही था, सब कुछ आपके सिलेबस में ही था। नहीं कर पाए, वो अलग बात है। देखो, पेपर की डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्ट पेपर होना चाहिए ताकि आपके ब्रेन अच्छा काम करने लगेगा, और आपको अगले साल बेटा कॉलेज भी लेके आना है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा ना जिसके 93% आए हैं, किसी के 97% आए हैं। नॉन मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई में। अब सुनो, क्या इस बच्चे का श्योरिटी है ये जेई मेंस क्लियर कर देगा? एडवांस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या ये बच्चा जेई मेंस क्रैक कर देगा, आप बताओ। अंदर से एक जवाब तो आ रहा है ना, शायद नहीं, मुश्किल होगा सर, है ना। बिल्कुल। और बेटा, बिना जेई मेंस के, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्या आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा? आप बताओ। नहीं मिलेगा। तो इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है अपने को। दोनों चीज़ें पढ़नी हैं, सीबीएसई और जेई। अब इसमें मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ। जब आप जेई लेवल की एक्सप्लेनेशन करते हो ना, जेई लेवल के हिसाब से पढ़ते हो, जेई लेवल के हिसाब से थ्योरीज को समझते हो, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल्स करते हो, तो आपका सीबीएसई ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। सीबीएसई में चाहे पिछले साल से भी टफ पेपर ले आना, वो भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो लास्ट, ओहो, यहाँ पे लेक्चर नंबर हमारा 2 है, तो 2 कर देते हैं। लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 था, उस पे आप बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आपने, ठीक है, डाउट्स भी भेजे, और बच्चों ने डाउट ग्रुप भी ज्वाइन किया है यहाँ पे। साथ के साथ देखो, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। जिसको जो भी डाउट आते हैं बेटा, वहाँ पे आके पूछो। आप कॉपी में अपना पेपर सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डाउट आता है, वहाँ पे आप डाउट भेज सकते हो अपनी फ़ोटो खींच के कॉपी की। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो डोंट वरी, ठीक है। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, पूरा सिलेबस यहाँ पे होगा। बट आपको क्या रहना है, लॉयल रहना है मेरे साथ, चैनल पे बने रहना है, वीडियो को शेयर करते रहो। देखो, सब्सक्राइबर और जितने ज़्यादा शेयर होंगे वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है भाई आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर प्रिपेयर करने में। और कभी कभी लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाए ना, तो समझ लेना अच्छे लेक्चर की तैयारी हो रही है वो। तो इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल मैं बिज़ी था, ठीक है, तो इस कारण से लेक्चर नहीं आया था। लेक्चर नंबर 2, चलो भाई और ज़्यादा देर नहीं करते। और लेक्चर नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग हो रही है। हाँ, ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि पिछली क्लास में जो कराया था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करें, है ना। अब पिछली क्लास में कई बच्चों को लगा होगा सर बहुत ज़्यादा थ्योरी थी, तो इसमें से क्या ही क्वेश्चन होंगे। हाँ, थ्योरी थी, और आपके एग्जाम में थ्योरी भी आती है, बट उन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ए और बी। कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस, पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, पहली बात तो मैं तुम्हें पॉइंट चार्जेस का ही फंडा क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं बेटा बेटा जिनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है। डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। मतलब जिस चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉपी है ना,
उस पर आप क्या कर दो, छोटा सा डॉट बना दो। अब ये क्या है, ये क्या है, एक पॉइंट, ये क्या बनेगा, एक पॉइंट चार्ज ही बनेगा। चार्ज की तरह बात करें तो ये क्या बनेगा, एक पॉइंट चार्ज करेगा। अब आप कॉपी का सिर्फ इतना सा, ठीक है, ये दिख भी नहीं रहा होगा, ये इतना सा पेज फाड़ लो, और इस पे अब ये सेम क्या करो, डॉट लगाओ। क्या अब मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूँगा इस पेज के कंपैरिजन में? नहीं, क्योंकि ये पेज के कंपैरिजन में इसका साइज फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा हो गया है ना। जब हम जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो उसके कंपैरिजन में साइज बहुत ज़्यादा कम है। साइज क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जैसे पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, हमने ले लिया एक ये, ठीक है, इसकी रेडियस 3 मीटर है, इसकी रेडियस भी 3 मीटर है, मीटर की बात हो रही है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया हमने 4 मीटर का। रेडियस 3 3 मीटर की है, डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर का है। क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि भैया 3 मीटर बहुत बड़ा होता है, इनका साइज 3 3 मीटर का है और इनके बीच में डिस्टेंस 4 मीटर का है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल साइज की, और इनके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएंगे, मेरे पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। मीन्स डिस्टेंस, अब यहाँ पे 3 मीटर से क्या फ़र्क पड़ा। अब अगर इन 3 3 मीटर को आप एक को इंडिया में रख दो और एक को अमेरिका में रख दो, फिर ये पॉइंट चार्जेस हैं। बात यहाँ पे 3 मीटर से नहीं है, 3 मीटर बहुत बड़ा होता है, 3 मीटर बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, 4 मीटर के कंपैरिजन में। अब इंडिया और यूएस में डिस्टेंस मेजर कर लो, बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में 3 मीटर क्या है, बहुत छोटा सी चीज़ है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उस केस में ये दोनों चार्जेस क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। एक इंडिया में रख दो, एक यूएस में रख दो, तो ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है भैया, साइज और जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में वो कंपेरेबल था, है ना। साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था इस डिस्टेंस के मुकाबले, काफ़ी कंपेरेबल है, तो हम इसको बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। क्लियर, तो पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया भाई। और कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, है ना, जिसको पॉइंट चार्जेस के बारे में क्लियर था कि पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं, उसको बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज देखो, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी, मान लो एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है, इन दोनों को जब ये रखा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये उसी प्रॉपर्टी पे है बेटा क्वेश्चन जिसमें कहते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वही बात है, अगर इनमें ये एक दो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ओपोजिट नेचर के होंगे। मान लेते हैं हम, ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो बी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी आर ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने क्या करा, एक और चार्ज लेके आए और उसको बी के साथ जब रखा, तो बी तो कैसा था, नेगेटिव था, बी तो कैसा था, नेगेटिव था। ये तब भी सी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब सी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। कह रहे हैं ए और सी को जब हम पास रखेंगे तो उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी। तो जब आप ए को और सी को रखोगे, तो ए भी क्या है, पॉजिटिव है, बी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी, रिपेल। ठीक है, अब कोई ऐसा तो नहीं कि इंटरेक्शन ही नहीं होगी। तो कोई भी केस अपने आप से बना के देख लिया करो। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन किस लिए लाया गया था भाई, देखो आप जो कहते हो ना छोटी छोटी चीज़ें, कई बार थ्योरी नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लाइक चार्जेस क्या है क्या नहीं है। अभी लाइक चार्जेस के ऊपर ना एक बार मेरे को कूलम्स लॉ कराने दो, उसके ऊपर मैं आपसे लाइक चार्जेस वाला ही इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप मतलब उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे आपके ठीक है, कहोगे ये क्या हो गया सर। चलो भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, और मैंने बोला भी था कि भैया इसको निकाल लेना, याद भी रख लेना इसको। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कितने चार्ज में, चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज, अब हमें पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या होता है, एन ई के बराबर होता है। क्यू की वैल्यू 1, एन की वैल्यू पूछी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब कुछ बच्चों का डाउट यहाँ पे होगा, सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, -1.6 ले हो आप। बेटा माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस उसका नेचर शो करता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ना -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 1.6 क्या है, वैल्यू है, और ये जो माइनस है ये शो कर रहा है नेचर, कि भैया इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। होता कितना है, वैल्यू कितनी होती है उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब तुम सोल्व करोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आई होप लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, है ना। तो n की वैल्यू क्या आई 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। तो इसीलिए हमने बात की थी कि 1 कूलम जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। पेपर में आपको मिली कूलम, माइक्रो कूलम ऐसे मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आए कोशिश करा करो बेटा, वीडियो को पॉज करा करो और फिर से अटेम्प्ट किया करो। नहीं होता है कोई बात नहीं है बेटा, पूरे साल जितनी मर्जी गलतियां करनी है ना कर लेना, छूट है आपको, ठीक है। इस साल की बात कर रहा हूँ 2025 तक। 2025 का मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2025 तक जितनी करनी है ना कर लेना। मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, ठीक है। चाहे आपके दिसंबर तक भी प्री बोर्ड्स भी हो जाएंगे, तब भी आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक भी गलती करी, 1 जनवरी 2026 से एक भी गलती करी तो बेटा हड्डियाँ तोड़ देंगे। क्लियर है, समझ लेना, या तो मैं या फिर घर वाले, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। क्यों भैया, उस टाइम अगर उसके बाद भी तुम गलतियां कर रहे हो, जेई भी खराब जाएगा और आपका बोर्ड्स भी खराब जाएगा। तो जितना पेन घिसाना है यहाँ पे घिसाओ, 15-20 रफ रजिस्टर, वो जो सेमी ब्लैक कलर के होते हैं ना, बिल्कुल भी ब्लैक मत खरीद लेना, सेमी ब्लैक से जो होते हैं उनको लेके आओ। 15-20 कह रहा हूँ, उठाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। जितने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना, सीबीएसई में कैलकुलेशन बेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, और जेई में कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा रहता है। तो जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपके, मतलब क्या कहूँ मैं, समझ जाओ, है ना, प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी, जेई मेन साथ ही साथ क्रैक करोगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। 27 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, है भाई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वाटर में नहीं पूछा, 27 ग्राम वाटर में पूछा है। मतलब आपने गिलास लिया, है ना, उसमें आपने कितना 27 ग्राम वाटर लिया। इस 27 ग्राम वाटर में पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपके एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। अरे क्या हो गया, केमिस्ट्री आ गई, ओहो बड़ी, है ना, गंदी सी बात हो गई है, तो केमिस्ट्री आ गई। बेटा साइंस ही आई है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी की सारी क्या है, साइंस ही है। तो साइंस का में साइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसी को तो समझ आ गया होगा क्या करना है, किसी को नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। मेरे को एक बात बताओ, आपने केमिस्ट्री में कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखा होगा, है ना। अब ये क्या है, दिस इज वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मोलिक्यूल वाटर में अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 1, ऑक्सीजन 8 16। तो मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाटर के एक मोलिक्यूल में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे एक होता है, दो पे कितने होंगे, 2 प्लस
एक ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 8। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10। लेकिन किसमें? एक मॉलिक्यूल में। वन molecule of water contains 10 electrons, contain इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोर्ड में ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है? ये लिखना मैं क्यों लिख रहा हूँ? टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, जल्दी से कैलकुलेशन करो, खत्म करो। ओ भैया शांति, ठीक है? बोर्ड्स में आपको ऐसे ही लिख के आना है। एक मॉलिक्यूल में आपको पता है 10 है। अच्छा मैं ये कहता कि अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल हो तो कितने हो जाएंगे? 2 × 10। अगर मैं कहता 3 मॉलिक्यूल हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 × 10। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ समझ आई, मुझे क्या निकालना है? 27 ग्राम में निकालना है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 27 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 27 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ यार। बताओ, क्लियर है? ये बात क्लियर होगी? जम गई ना बात? तो मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। अब वही भूल गए होगे, ठीक है? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होगा। कुछ बच्चों ने तो, अच्छा आप केमिस्ट्री भी तो कर रहे हो यार, केमिस्ट्री भी तो कर रहे हो, सही बात है। मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे भैया? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना? और किसके बराबर होता है? पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स? सीधा लिखते हैं, हमें मोलिक्यूल चाहिए तो मोलिक्यूल्स अपॉन एन ए। तो मास दिया हुआ है 27 ग्राम है, 27 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे वो हम निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? मोलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स 27 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो मोल्स इतने आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मोलिक्यूल्स अपॉन एन ए। तो मोल्स दिए हुए हैं 27/18 इज इक्वल टू मोलिक्यूल, एन ए से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू मोलिक्यूल। इतने मोलिक्यूल आ गए हमारे 27 ग्राम में, ठीक है? इतने मोलिक्यूल होते हैं। तो लास्ट पेज पे चलते हैं। एक मोलिक्यूल में हमें पता है, और हमारे पास कितने मोलिक्यूल हैं? हमारे पास कितने मोलिक्यूल हैं? 27/18 इंटू एन ए मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स, कितने हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 27/18 इंटू एन ए, ठीक है? आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। तो ये कितना आएगा सोल्व करके? ये क्या हो गया? 3/2 515 एन ए, 15 एन ए। एन ए की वैल्यू 6 पॉइंट रखोगे तो 6 रख लो तो ज़रा सी 90 इंटू 10⁻23, मोटा मोटा सा, ठीक है? इतने एग्जैक्ट निकालने हैं, एग्जैक्ट वैल्यू डाल देना 6.022। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू यूज़ कर ली। तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, 27 ग्राम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर है? डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर HCV का है, बोर्ड में आएगा, आएगा भैया, बोर्ड लेवल का ही है, ठीक है? आपके बोर्ड्स के लेवल का ही है ये क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल ऑन ए न्यूट्रल स्फेयर। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन अ न्यूट्रल स्फेयर। कि भैया कोई एक न्यूट्रल स्फेयर है, ठीक है? ये बॉडी क्या है? कोई न्यूट्रल बॉडी है। इस पे आप क्या कर रहे हो? हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में बम्बार्ड किए जा रहे हो। क्या बम्बार्ड कर रहे हो? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा क्या होता है? नहीं पता तो देखो भाई, अल्फा पार्टिकल देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस का मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस का मतलब है, मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हीलियम में से। हीलियम क्या होता है? 2 4।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अभी इस पे नेट चार्ज क्या है? एटम है। एटम है तो नेट चार्ज क्या है इस पे? जीरो। जब आप दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, 2 4, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आया? इस पे अब चार्ज कितना आ गया भैया? दो पॉजिटिव। इस पे नेट चार्ज कितना है? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है इस पे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो +2e। कैसे आया सर? अरे एन ई वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो कितना चार्ज आ गया? +2e। ठीक है, रिमूव करें इसीलिए कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? टू पॉजिटिव चार्ज होता है, टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ठीक है, वन अल्फा पार्टिकल हैज़ +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है जी, हाँ जी, बात समझ आ गई। अब एक पे है ये, कितने फेंक रहे हो आप? 10⁻12 पर सेकंड। एक सेकंड में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल फेंकता तो इसके ऊपर, इस बॉडी पे कितना चार्ज आता? +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता। दो फेंकता तो दो चार आ जाता। मैंने कितना फेंका? 10⁻12। तो एक सेकंड में इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा भैया? एक पार्टिकल पे इतना होता है। 10⁻12 पार्टिकल पे कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन 1 सेकेंड चार्ज ऑन स्फीयर इन 1 सेकेंड। यूनिटरी मेथड बेस्ट होता है, जितना लगाना है लगाओ। ठीक है, 10⁻12 एक सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालो इन विच द स्फीयर गेट्स 2 mc। 2 mc का मतलब 2 मिली कूलम का चार्ज। 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम का मतलब 2 × 10⁻³ कूलम। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ अब हमें नहीं पता 2 मिली कूलम का चार्ज बनने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। ठीक है, लेट 2 कूलम चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड इन टी टाइम। टी टाइम में लगा तो यहीं पे लिख देते हैं टी टाइम। ठीक है, समझ तो आ ही रहा है। टी टाइम में इसके ऊपर 2 मिली कूलम का चार्ज आ जाएगा। अच्छा, टी टाइम में हमारे हिसाब से कितना चार्ज पहुंच जाएगा इस पे? चार्ज ऑन स्फीयर इन टी सेकेंड्स। एक सेकंड में इतना है तो टी सेकेंड्स में कितना होगा? इनटू टी। ठीक है भैया, एक सेकंड में इतना था तो टी सेकंड में कितना हो जाएगा? टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं? टी टाइम में कितना पहुंच जाएगा? 2 मिली कूलम। तो इसकी वैल्यू जो ये है, ×10⁻12 × टी, किसके बराबर होनी चाहिए? 2 मिली कूलम के। 2 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ अपॉन 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ×10⁻12। तो इसको सोल्व कर लेना और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि क्वेश्चन हमने कैसे किए। ठीक है बच्चे, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, हमने बॉडी पे क्या लेके आना है? चार्ज लेके आना है। कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो। कोई भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने। अब इलेक्ट्रॉन लेके आने या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के क्या क्या मेथड है? साफ सी बात है ना। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 मेथड गिवन है। ठीक, 3 मेथड यहाँ पे हमारे गिवन है। एक है बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय
इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, ये जो है ये कॉन्टेक्टलेस है। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्टलेस है। मीन्स मीन्स इसमें जिस भी बॉडी को चार्ज कर रहे होगे किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। फ्रिक्शन, कांटेक्ट, कंडक्शन, कांटेक्ट। ठीक है, कंडक्शन और फ्रिक्शन दोनों में ही क्या होगा, कांटेक्ट होगा। मैं आपके लिए छोटा सा यहाँ पे होमवर्क देके जाता हूँ। कौन सा मेथड किसके लिए अप्लाई एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल मतलब भैया कौन सा कंडक्टर्स के लिए होगा, कौन सा इंसुलेटर के लिए होगा, कौन सा दोनों के लिए होगा, मतलब कौन सा मेथड किस पे वैलिड रहता है। फ्रिक्शन से सिर्फ हम कंडक्टिंग बॉडीज को कर सकते हैं या इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन से हम कंडक्टर को कर सकते हैं या इंसुलेटर को कर सकते हैं। कंडक्शन से इंसुलेटर हो जाएगा या कंडक्टर हो जाएगा, क्या होगा ये आपको थोड़ा सा चेक करना है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ऐसे काम क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। जब आप गूगल पे जाके इसको सर्च करोगे या अपनी नोटबुक में सर्च करोगे या आपने जो भी रेफरेंस बुक ले रखी है उसमें सर्च करोगे, तो बेटा वहाँ पे सिर्फ आपको ये एक आंसर नहीं मिलेगा, इसके साथ दो चार लाइनें ना और भी लिखी होंगी। और वो दो चार लाइनें गलती से आपने पढ़ ली और उसमें से दो चार वर्ड भी आपको याद हो गए ना, तो आपकी नॉलेज एनहेंस हो गई है। ठीक है, आपकी नॉलेज क्या हो गई है, एनहेंस हो चुकी है। समझ आई बात? क्लियर? चलो, पहला मेथड है हमारा फ्रिक्शन का। पहला मेथड है फ्रिक्शन, या फिर इसको रबिंग भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं, रबिंग। आपने सबने अपने बचपन में अपने घर वालों को एक जादू करके दिखाया था। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन सा जादू। आपने स्केल लिया या कॉम्ब ली, अपने बालों में रब की, है ना, और उससे छोटे छोटे कागज के पीस उठा के दिखाए होंगे, ये देखो जादू। है ना, उस टाइम घर वाले भी क्या कहते थे, जादू, जादू हो गया, जादूगर बन गया हमारा बेटा। तो वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखो, मान लो दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हैं। जब आप इनको रब करोगे, जब आप इनको रब करोगे, तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, when we rub these bodies against each other, electrons move from one body to another। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, ए के पास चले गए। तो ए के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो बॉडी ए पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉडी ए कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कितना होगा चार्ज, भैया दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दो के बराबर, -Ne। ठीक है, फाइनल चार्ज किस पे, ए पे इतना आ जाएगा। अच्छा, बी पे कितना होगा, बी पे कितना होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगी बी। इतनी बात क्लियर है? और बी पे चार्ज कितना आएगा, +Ne। बी पे चार्ज कितना आ जाएगा, +Ne। तो पहले ये दोनों बॉडीज क्या थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल थी, तो इस पे कितना, फाइनली जब आपने एक दूसरे को क्या किया, रब किया, तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब आपके मन में सबसे बेसिक चीज़, और जो बचपन में आपने क्वेश्चन भी सुने होंगे ना अपने 10th क्लास में, 10th तो नहीं, है ना, छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी किए थे कि वूल को कॉटन से या कॉम से रब कर दिया। आप सर्दियों में देखते हो, बेस्ट एग्जांपल, सर्दियों में आप कंबल में सोते हो, है ना, हाथ लग जाता है तो वहाँ पे स्पार्क सा दिखाई देता है, वो क्या चीज़ होती है ना।
तो वो क्या है, वो भी क्या है, चार्ज डेवलप हुआ है। कैसे हुआ है, रबिंग के कारण। वो भी क्या है, चार्ज डेवलप हुआ है, लेकिन कैसे, रब करने से। कितना चार्ज आएगा, अच्छा किस पे नेगेटिव आएगा किस पे पॉजिटिव आएगा, उसकी हम बात कर रहे थे। हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगेन इसको मैं कहता हूँ गूगल इट। ठीक है। विच बॉडी विल बिकम नेगेटिव, विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। गूगल करो इसको। ठीक है। क्यों, क्यों कह रहा हूँ, सर आप तो हर चीज़ गूगल करने को कह रहे हो। ये चीज़ आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, ना तो पूछी जाएगी बेटा आपके 12th बोर्ड्स में, ना ही पूछी जाएगी जेई मेंस में। जैसे आपको है वहाँ पे ना, आपको एक लिस्ट सी बनी हुई आएगी। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है ना, बहुत बड़ी सी बात कह दी। अरे चलो छोटी बात करते हैं, 10th क्लास में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अब ये याद आ गई होगी। बस 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 यही, ऐसे ही ना आपको सीरीज दिखेगी कि ऊपर से नीचे वहाँ पे अलग अलग बॉडीज लिखी होंगी, कॉटन, है ना, ग्लास, वुल, कॉम्ब, ह्यूमन बॉडी, ऐसे करके ना कुछ लिस्ट बनी होगी। तो जो ऊपर हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते किस पे कौन सा चार्ज आएगा, ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, वो किसी के साथ कैसा बिहेव करती है। ठीक है। तो फ्रिक्शन में बस इतना ही था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इससे आपके ना बोर्ड में, हाँ मतलब आ सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। चलो, व्हेन अ पॉलिथीन इज रब्ड विद अ वूल, ले भैया दो बॉडीज हैं। ठीक है, पॉलीथीन और वूल। अब अगर उस लिस्ट में ये दिया हो तो जोन सा ऊपर हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो मैं इन दोनों बॉडीज़ को ऐसे तो नहीं बता सकता कि अगर मैं इन दोनों बॉडी को रब करूं तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, मैं भी नहीं बता सकता बेटा, तो आप तो छोड़ ही दो। क्लियर है। तो जब हमने इन दो को चार्ज रब किया, अ चार्ज ऑफ -2.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इज डेवलप ऑन पॉलीथीन। पॉलीथीन पे चार्ज आया -2 × 10⁻⁻7। देखो माइनस साइन ये बता रहा है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉलीथीन कैसा हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ है। पॉलीथीन अगर नेगेटिव चार्ज हुआ है तो वूल कैसी हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज। कितनी, सेम। कितनी, वूल पे कितना चार्ज आया होगा, +2 × 10⁻⁻7। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू पॉलीथीन। अब ये कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उनका मास भी ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या ट्रांसफर होता है, मास भी ट्रांसफर होता है। कितना मास ट्रांसफर होता है भैया, मास कितना ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन करा है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास, दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन का मास, तीन इलेक्ट्रॉन गए हैं तीन इलेक्ट्रॉन का मास, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं तो एन इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है। और मास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आई होप याद है। ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और ये कल की थ्योरी से ही कर रहे हैं। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कल की थ्योरी से ही किए हैं। तो देख लो कल मतलब कल का मतलब लास्ट क्लास में जो बिल्कुल थ्योरी लगी थी आपको, है ना। बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं उसको कि क्या ही करना है, थ्योरी है, इतना ज़्यादा कौन पूछेगा, लेकिन वो बेस था बेटा आपका। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ट्रांसफर हुए, मतलब एन इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को पता चल जाए इतने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इस चार्ज को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो Q इज इक्वल टू, वो मैं कहाँ से निकालूंगा, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर तो हम तो नेगेटिव लेंगे, कुछ बच्चों को दुविधा होगी सर नेगेटिव लेना है या नहीं लेना। नेगेटिव बता रहा है नेचर, नेगेटिव क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है। चार्ज आया कितना है, 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, एन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19।
यहाँ से हमारे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और n की वैल्यू जैसे ही आ गई उसको मास से मल्टीप्लाई करो और आपके पास मास आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हम तो साइन लेंगे, साइन के साथ बताओ, साइन ले लो बेटा, क्या दिक्कत है? अगर आप इसका नेचर लिख रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन वाले का भी नेचर लिख लो। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एन की वैल्यू दोनों से ही सेम आएगी। ठीक है, एन की वैल्यू तो दोनों से ही क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर? तो एन की वैल्यू क्या आई, 2 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये 20/16 × 10⁻+12, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो मास ट्रांसफर कितना आ जाएगा, मास कितना ट्रांसफर हुआ, n इंटू एम ई। एन की वैल्यू आ गई 20/16, मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द, एक मिनट सॉरी, 20/16 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 9 ले लें, मोटा मोटा कैलकुलेशन करें, 16 इंटू 10⁻−19। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये सोल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 90/8, 45/4 और 22, ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 11.25 आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखो 180/16 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 90, ये आया 4, तो 8, ठीक, 45/4, 22.5/2, तो 11.25 इंटू 10⁻−19। क्लियर है? ये ऐसे कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए भाई, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन भी छोड़ देते हैं। ठीक है, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन भी छोड़ देते हैं, और मेडिकल वाले जो खासकर बच्चे देख रहे हैं, अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, केजी, यूनिट क्या आएगी, केजी। इतना मास क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखो बेसिक बेसिक चीज़ों से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन सकते हैं, आपको करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करो, फिर आपको डर नहीं लगेगा, जो फिजिक्स का डर होता है वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट, देखो फर्स्ट फ्रिक्शन हमारा हो चुका है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन, लेकिन नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है अर्थिंग। अब अर्थिंग ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, एक्चुअली में जो ये अर्थिंग कॉन्सेप्ट है ये जेई एडवांस लेवल तक का है। ठीक है, जेई एडवांस के लेवल का है, क्या सारा का सारा अभी सीख लेंगे, नहीं, धीरे धीरे, एक्चुअल में इसमें। ठीक है, अभी जो हमें इंडक्शन समझने के लिए चाहिए, मैं सिर्फ आपको उतना बताऊंगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल वाला जो चैप्टर होगा, पोटेंशियल में जाके हमें थोड़ी सी क्लैरिटी और आने लगेगी कि अर्थिंग क्या होती है। ठीक है, अभी आपको अर्थिंग में जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपको लर्न करना है, क्यों, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता और एक्चुअल में ये आगे आना चाहिए, लेकिन इंडक्शन के लिए हमें यूज़ होगा। तो अर्थिंग क्या होती है, क्लास 10th में ही पढ़ा था, ग्रीन कलर की वायर यूज़ करते थे अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग में हम बॉडीज़ को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद अर्थ। ठीक है, अर्थ के साथ हम क्या करते हैं, अपने अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने सॉकेट में ये प्लग्स देखे होंगे ना, ऐसे सॉकेट होता है, ये जो वाला होता है ये किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर होती है। ठीक है, आपने अपने घरों में अर्थिंग करा रखी होगी, पेरेंट्स से पूछना। क्लियर? तो ये अर्थिंग का अब सीन क्या है, अब अर्थिंग का सीन ये है कि अर्थ जो है ना हमारी, ठीक है, आर अर्थ इज अ बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। देखो एक्चुअल में पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बट पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा नहीं है, पोटेंशियल आएगा बेटा आपका सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी के लिए समझो अर्थ क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन्स की बैंक है। इलेक्ट्रॉन की बैंक, जैसे आपके पैसे के लिए बैंक होते हैं, पैसे के बैंक होते हैं ना, जो आपने नॉर्मल बैंक सुने हैं उसमें आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो, पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही जो अर्थ है हमारी, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का बैंक है। आप अर्थ से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, अर्थ में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। अर्थ में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, अर्थ से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्लियर, ये चीज़ होगी। अर्थिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, कोई भी बॉडी होगी उसको आप वायर से अर्थ करोगे, ये जो सिंबल आपको बना आएगा, ये सिंबल किसका है, अर्थिंग का है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, अर्थिंग का है। अब अर्थिंग से होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अच्छा, जब भी मैं ये कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं। कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी से समझना। अगर मैं कहता हूँ ना कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा नहीं है कि उस पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। चीज क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज, ये नहीं कि सॉरी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस सॉरी बच्चे, इलेक्ट्रॉन की कमी होना और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस नहीं, ठीक। अगर आप इस बॉडी की अर्थिंग कर दो, ठीक है, अगर आप इस बॉडी की क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, अभी हमने कुछ नहीं किया, स्विच ऑफ ने स्विच नहीं कनेक्ट किया है, तो ये बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर दोगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अर्थ से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बॉडी में आएंगे, और एक टाइम के बाद ये बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, बॉडी क्या हो जाएगी भैया, कैसा चार्ज था इससे पहले, पॉजिटिव, नीचे से धरती से अर्थ से क्या है, इलेक्ट्रॉन आए, क्यों आए, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अर्थ इलेक्ट्रॉन दे देगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो अर्थ इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज आया और फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी टाइम के बाद न्यूट्रल हो जाएगी ना। यही होता है हमारा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अगर दूसरा केस अगर हम लेके देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इस पे प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है कम है। और इसको आप जब अर्थ करोगे, ठीक है, इसको जब आप अर्थिंग करोगे, अर्थिंग का सिंबल ऐसे, बॉडी के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जाएंगे, क्लियर है। तो थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी कम है, कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ अर्थ ने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये बॉडी भी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ये बॉडी भी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रल हो जाएगी, क्लियर है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसे हम कहते हैं अर्थिंग करना, ठीक। अब अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, बहुत बढ़िया। व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, अर्थ कनेक्टेड का मतलब क्या है, उसकी अर्थिंग की हुई है,
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी। दिस मीन्स बॉडी इज, भैया तुमने एक बॉडी को अर्थ किया, तुमने एक बॉडी को क्या किया, अर्थ किया, और कह रहे हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी की तरफ गए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी की तरफ गए तो बॉडी कैसी होगी, क्या नेगेटिव चार्ज होगी? अरे अगर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ जाते, इस बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन गए इसकी तरफ। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि बॉडी कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी, बॉडी कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी। बेटा समझ आया? नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना, आपके पास रिवाइंड करने की पावर है, ठीक है, यूट्यूब ने पावर दे रखी है, बटन दे रखा है, पीछे कर लेना, खिसका लो वीडियो को पीछे। क्लियर? ठीक है, तो अब हम चलते हैं कंडक्शन की तरफ, सॉरी इंडक्शन की तरफ। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में हम बॉडीज को चार्ज करते हैं बिना फिजिकल कांटेक्ट के, ठीक है, ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड होता है उसे हम इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, इंडक्शन में होता क्या है, कैसे होता है, अभी डिटेल में समझते हैं। एक और पॉइंट लिख लेते हैं पहले कि इंडक्शन के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। चार्जेस क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी के लिए एक फैंसी वर्ड भी होता है कि पोलराइजेशन होता है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इतने भारी भारी वर्ड क्यों लिख रहे हैं भैया? बोर्ड्स में लिख के आना है ना, बोर्ड्स में क्या करना है, लिख के आना है, तो आपके पास कुछ वोकेबलरी भी होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होनी चाहिए जो आप लिख के आओ और जिसके बेसिस पे आपको नंबर मिले। तो ये वही है। कैसे करते हैं, आ जाओ। मान लो कोई हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटिंग मतलब अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, अर्थिंग नहीं हुई हुई है, ठीक। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस बॉडी में चार्ज है, इस बॉडी में जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, नेट चार्ज क्या है, जीरो है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तुमने क्या करा, एक रोड लेके आए, ठीक है, कैसी, पॉजिटिव चार्ज, फिर मैं तो नेगेटिव चार्ज लेके आऊँगा, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाला समझ लो, नेगेटिव वाला आप घर पे कर लेना अपने आप, और करना जरूर। जब मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आऊँगा, अब इसके अंदर देखो क्या था बेटा, स्टेप वाइज बनाते हैं। इसके अंदर अभी ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, फर्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है। सेकेंड स्टेप, हमने क्या करा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम लेके आए। पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब मैं इसके पास लेके आऊँगा तो क्या होगा भैया, जो इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव इसका इस कोने में इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव इसका इस साइड इकट्ठा हो जाएगा। जो पहले, ठीक है, आपस में घुल मिल के रह रहे थे, अब क्या हो गया, दोनों के चैम्बर अलग अलग हो गए, एक, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में इकट्ठा हो गया, एक राइट साइड में इकट्ठा हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइज। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन होना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, कि एक साइड आपका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ गया और एक साइड आपका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या ये बॉडी अभी पॉजिटिव, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई है, ठीक है, क्या ये बॉडी इस टाइम पे, ये बॉडी चार्ज, इसे हम चार्ज बॉडी बोलेंगे,
चार्ज है ये? नहीं, इस टाइम पे ये बॉडी चार्ज नहीं है। फिर कैसे होगी? चार्ज करनी है ना, कैसे होगी? देखो, तीसरा स्टेप। ये तो बहुत बड़ा बड़ा सा बन रहा है ये। एक साइड हमारा, अच्छा इधर से हम लेके आए थे ना पॉजिटिव चार्ज रोड, तो इधर हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ हुआ है। नेगेटिव चार्ज को कौन पकड़ के रखेगा? पॉजिटिव चार्ज पकड़ के रखेगा भाई, है ना। और यहाँ पे कौन इकट्ठा हो गया? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इस स्टेप पे हम इसकी क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। इस स्टेप पे हम इसकी क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। एक साइड पे सारा का सारा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अर्थ से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अब अब क्या करना है? अब इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? सारा का सारा खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? सारा का सारा खत्म। पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ तो इसमें मोस्टली अब क्या प्रेजेंट है? सारा खत्म हो गया होगा बेटा, बचा भी होगा। मान लो बहुत कम भी बचा है तो ज़्यादा क्या है? नेगेटिव है ना, तो ज़्यादा इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्या अभी ये बॉडी चार्ज है? नहीं, अभी भी इसको चार्ज नहीं बोलोगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? मेरे को इस बॉडी को चाहिए, अभी मेरे पास रोड भी है और अर्थिंग भी है, मेरे को तो खाली ये बॉडी चाहिए थी। अब पहले बताओ मैं क्या करूं? मैं अर्थिंग पहले हटाऊं या मैं रोड को पहले हटाऊं? मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या मैं अर्थिंग पहले हटाऊं या रोड को पहले हटाऊं? सोचो, इसको दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, अब मुझे ये बॉडी चाहिए। एक साइड मेरी रोड भी है और एक साइड मेरी अर्थिंग भी है, तो बेटा पहले क्या करेंगे? हम अर्थिंग को हटाएंगे। क्यों सर? क्यों अर्थिंग, क्यों पहले क्यों हटाया? बेटा अगर मैं अर्थिंग ना हटाऊं, नेगे ये रोड हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये नेगेटिव चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी में। सारा का सारा क्या फैलेगा? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फैलेगा, और नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। बॉडी फिर से क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे? अर्थिंग हटाएंगे। अर्थिंग हटा दी हमने, और हमारी बॉडी पे अभी यहाँ पे कौन इकट्ठा हुआ हुआ है? नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है। नेगेटिव चार्ज क्या है? इकट्ठा है। अब हम क्या करेंगे? ये रोड हटा दो। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा? रोड हटाया। जैसे ही रोड हटाई तो ये नेगेटिव चार्ज जो एक साइड कोने में लगा हुआ था, ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा पूरी बॉडी में। नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लेकिन बहुत कम। तो ओवरऑल ये बॉडी कैसी बन गई? नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। ठीक है, क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पॉइंट पे मैं पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग हटाएंगे, देन फर्स्ट पॉइंट पे हम अर्थिंग हटाएंगे, देन रिमूव रोड। नाउ रिमूव द रोड। ठीक है, और फिर फिफ्थ स्टेप पे आपको ये बॉडी कैसे मिलेगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी। कहाँ से स्टार्ट की थी हमने? फर्स्ट स्टेप पे न्यूट्रल बॉडी लेके स्टार्ट किया था। फिफ्थ स्टेप पे आपको ये नेगेटिव चार्ज बॉडी मिल गया। सर अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो बेटा जो ये रोड लेके आ रहे हो इसको नेगेटिव चार्ज ले आओ, और ये आप घर पे करके देखना स्टेप बाय स्टेप। नेगेटिव चार्ज की रोड लेके आओगे और आपकी बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इस बॉडी को लेके आए थे हमने, इसका कांटेक्ट कहीं दूसरी बॉडी से कराया? ये एक चार्ज बॉडी के साथ हमने कहीं पे भी इसको टच कराया है? देखो, इसी स्टेप में चार्ज बॉडी के साथ टच करी है ये बॉडी? नहीं करी। नहीं करी ना, मीन्स ये कॉन्टेक्टलेस था। अब इसका नाम इंडक्शन क्यों पड़ा? इस चार्ज बॉडी ने इस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को इंड्यूस कर दिया है। ठीक है, चार्ज को क्या करा? इंड्यूस किया। नेगेटिव चार्ज फिर से क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो चुका है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर है?
बताओ क्लियर है? ठीक है, तो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कैसे काम करता है हमारा इंडक्शन? ठीक है, तो इंडक्शन पे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूँ। हम्म, चलो, हमारे पास एक ये बॉडी है जिसको हम बोल देते हैं ए, और हमारे पास एक ये बॉडी है बी। ए को हमने किया हुआ है अर्थ, ए अर्थ से कनेक्टेड है। बी के पास हम एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आ रहे हैं, बी के पास हम एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आ रहे हैं। तो बताओ, ठीक है, फाइनली अब देखो इनमें इंडक्शन होंगे कुछ ना कुछ। फाइनली ए पे कैसा चार्ज आएगा और बी पे कैसा चार्ज आएगा? ठीक है, आएगा नहीं आएगा आप अपना देख के बताओ। ठीक है, सोल्व करो, इसको सोल्व करो भैया, जेई में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपके टीचर ने एक एक लाइन करा के इसको, जिस टॉपिक को स्किप करा दिया होगा ना, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को करने में। जब क्वेश्चन कर रहे हो अब आ रहा है मज़ा। चलो, अब देखो, कर लिया होगा, सोच भी लिया होगा, अपने आंसर आ गया होगा ए क्या होगा और बी क्या होगा। जब मैं इसको पॉजिटिव लेके आऊँगा, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ जब पॉजिटिव आया तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। नेगेटिव एक साइड आएगा तो पॉजिटिव एक साइड, पॉजिटिव इसका एक साइड आया तो इसमें जो चार्ज होगा उसका नेगेटिव इधर आ जाएगा। नेगेटिव इधर है तो इधर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव आया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, एक साइड से क्या आएंगे? अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब हम रोड हटाएंगे, ए पे तो इलेक्ट्रॉन्स आए, अर्थ से पॉजिटिव चार्ज खत्म किया, ए पे कौन सा चार्ज रह गया? खाली नेगेटिव चार्ज। ए पे कैसा चार्ज रह गया? नेगेटिव चार्ज। बी पे जब आप ये रोड हटाओगे तो इसके तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आए नहीं अर्थ से, क्योंकि ये अर्थ था ही नहीं, इसमें अर्थिंग हमने की ही नहीं हुई थी। तो इसके चार्ज क्या हो जाएंगे? फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे अगर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो माइनस प्लस क्या हो गया? जीरो हो गया। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल था, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब जब ये रोड हटा दोगे तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और फिर से ये क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। और ए हमारी कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव चार्ज। ए न्यूट्रल थी, ए कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी, और बी न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रही। ठीक है, बी कैसी रही? न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रही। क्लियर? बोलो क्लियर है? नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में हम बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे? फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे होता है। अच्छा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे कंडक्शन की, वो हम आइडेंटिकल बॉडीज में करेंगे। इसमें आइडेंटिकल बॉडीज में, और ज़्यादातर जो बॉडीज ली जाएंगी वो स्फेरिकल ली जाएंगी। ठीक है, आइडेंटिकल स्फेयर में यहाँ पे बात होगी। अब आइडेंटिकल स्फेयर का मतलब क्या है? सेम मटेरियल के बने होंगे और सेम साइज होगा, सेम साइज एंड शेप एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। आयरन है तो दोनों आयरन के ही स्फेयर होंगे। ठीक है, और स्फेयर लिख दिया तो यहाँ पे शेप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेम साइज होगा और
सेम ही मटेरियल के ये बने होंगे। सेम आयरन लिख दिया मैंने, मेड ऑफ सेम मटेरियल। आयरन है तो आयरन, ठीक है। कॉपर है कॉपर होगा, कुछ भी होगा, होना क्या चाहिए, कंडक्टर। अच्छा ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो आप पता करके आओगे। मान लो हमने दो बॉडीज ली, एक ये बॉडी होगी, एक ये बॉडी होगी। इन दोनों बॉडीज को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक। इनिशियली इनिशियली मान लो इस पे पॉजिटिव Q1 चार्ज था, इस पे पॉजिटिव Q2 चार्ज था, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट। अब ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है, चार्ज क्या करेगा, इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, इसका Q1 Q2 पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ना एक ही सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये पूरा कैसे बिहेव करेगा, एक ही सिस्टम की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो सिस्टम में चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा। आफ्टर कनेक्शन चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम लिखा है मैंने। अब ये एक क्या बन जाएगा, जब अब तुमने कनेक्शन किया तो ये दो अलग अलग बॉडीज ना रह के ये पूरा का पूरा बन गया एक सिस्टम। और टोटल सिस्टम पे कितना चार्ज हो जाएगा, पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज हो जाएगा भैया, इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, जो फैलेगा इस पूरे सिस्टम पे वो Q1 प्लस Q2 ही फैलेगा, है ना। व्हेन कनेक्शन इज ब्रोकन, व्हेन कनेक्शन इज ब्रोकन, जब तुमने इसको फिर से अलग अलग कर दिया, ठीक है। जब कनेक्शन तुम अलग अलग कर दोगे, चार्ज विल इक्वली डिवाइडेड, चार्ज विल बी, यहां लिखते हैं, चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड। इक्वली क्यों हुआ डिवाइड, क्योंकि हम आइडेंटिकल स्फेयर की बात कर रहे हैं, मीन्स इनकी रेडियस वगैरह सब कुछ क्या थी, सेम था। इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड किसका, इक्वली डिवाइडेड ऑफ, इक्वल किसकी डिवीजन होगी, इक्वल टोटल चार्ज की। टोटल चार्ज कितना था, मतलब इस पे फाइनल चार्ज कितना आएगा, फाइनल चार्ज इस पे क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे भी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये है तुम्हारा कंडक्शन। कि भैया अगर आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, दोनों को कनेक्ट करते हो तो दोनों पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कनेक्शन के बाद जब तुम हटाओगे दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा, इनिशियल चार्ज का हाफ नहीं, इसका हाफ होएगा, टोटल चार्ज का हाफ होगा, ठीक। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। मेरे को नोट्स सेव करने दो, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा, वो 20-25 स्लाइड हो जाएंगी तो दिक्कत ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बॉडी थी, एक ये बॉडी थी, इस पे +4 कूलम का चार्ज था, इस पे +2 कूलम का चार्ज था, ठीक है। दे आर कनेक्टेड एंड देन फर्स्ट कनेक्टेड एंड देन सेपरेटेड, ठीक। फर्स्ट कनेक्टेड एंड देन सेपरेटेड। जब तुम इनको कांटेक्ट में लेके आओगे, कनेक्ट करोगे, तो इस पे प्लस, इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +4 +2,
कितना हो गया, +6 कूलम। पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज हो गया, +6 कूलम। अब जब तुम इनको सेपरेट करोगे, इस पे भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, +6/2। इस पे भी क्या हो जाएगा, +6/2। तो इस पे भी कितना चार्ज आ गया अब, 3 कूलम का। इस पे भी कितना चार्ज आ गया, अब 3 कूलम का चार्ज आ गया। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, 4 कूलम का। इस पे कितना हो गया, 3 कूलम का। इस पे चार्ज कितना था, 2 कूलम का। इस पे भी कितना हो गया, 3 कूलम का चार्ज हो गया। चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है सर, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लें, कुछ भी ले लो बेटा, नेगेटिव नेगेटिव ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहते हो। तो एक लेके देख लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक ये है और एक ऐसा ही सिस्टम। इस पे +5 कूलम, इस पे -2 कूलम, इस पे -1 कूलम, इस पे -3 कूलम। ठीक है, इस पे -3 कूलम। अच्छा एक काम करते हैं, इस पे ना हम -4 लेते हैं। ऐसा क्यों, अभी आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। चलो, इस पे जब आप इसको इकट्ठा करोगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, +5 -2, कितना आ गया, +3। साइन का ध्यान रखना, कौन सा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो फाइनल चार्जेस कितना हो जाएगा इन दोनों पे भी, इस पे भी 3/2 कूलम हो जाएगा, इस पे भी कितना होगा, 3/2 कूलम हो जाएगा। इस पे टोटल चार्ज -4 -3 कितना हो गया, -7। तो फाइनल इस पे भी कितना हो जाएगा, -7/2 कूलम, और इस पे भी कितना हो जाएगा, -7/2 कूलम। मेरे को एक बात बताओ, क्या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो सिंपल सी बात है, क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है। ये बताओ मेरे को, अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से लगाई है, 3/2 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सोचो इसको। क्यों क्यों सोचने को कह रहा हूँ, कल सर आपने एक क्वांटाइजेशन पढ़ी थी है ना, चार्ज फ्रैक्शन में तो नहीं होता है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इंटीजर वैल्यू आएगी, कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहे थे हम, है ना। ये तो क्या है, फ्रैक्शन में है। इसका मतलब क्या है, 1.5 कूलम, है ना। इसका मतलब क्या है, 1.5 कूलम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आई होप सोच लिया होगा, है ना। तो इसका आंसर है भैया एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, ठीक है, मैंने क्यों लिए ऐसे, दोनों में हमने फ्रैक्शन में आया है, दोनों में हमारा पॉइंट में आया है, इंटीजर वैल्यू नहीं आई है। क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियरली पढ़ो। कल हमने जो बात की क्वांटाइजेशन की, इन क्वांटाइजेशन, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, दिस चार्ज कैन एग्जिस्ट। क्वांटाइजेशन में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, हमने चार्ज नहीं बोला, ठीक है। 1.5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, देखो मैंने एग्जांपल दिया था आपसे कि आप एप्पल लेने जा रहे हो, हाफ एप्पल नहीं लेके आ सकते, हाफ बनाना नहीं लेके आ सकते, हाफ एग नहीं लेके आ सकते। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जो हम वहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई में हमने बात की कि अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो ठीक है, n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ये n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बताता है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। भैया 3.5 कूलम का चार्ज तो हो सकता है, 3.5 कूलम के चार्ज में ना, मतलब 1.5 कूलम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना, इस क्लास के बाद ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना, देखना आंसर इंटीजर आएगा।
तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि सर हमारे पास पॉइंटों में चार्जेस आ रहे हैं, कल कहा था पॉइंट्स में चार्जेस नहीं हो सकते। भैया क्वांटाइजेशन में इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन। क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, चार्ज के बारे में नहीं कहा। ठीक है, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा, मेरे को एकदम याद आ गई बस। तो ठीक है, नहीं तो भैया भूल जाओगे और बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो कहते हैं ना कि सर फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था। मुश्किल बेटा लैंग्वेज होती है, फिजिक्स तो फिजिक्स ही रहेगी हैं, और आपके लेवल पे आपके लेवल की ही रहेगी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, पूरी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस कैसे होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए, कितने, दोनों ही एक ही। देखो एक चीज़ और मैं आपको कराता हूँ, याद दिलाता हूँ। हमने 11th में, जो कि याद नहीं है ना, जिसकी हमें बात आइडियली नहीं करनी चाहिए, लेकिन ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर था। ग्रेविटेशन में मासेस के बीच में इंटरेक्शन आपने पढ़ी हुई है ना। इनके बीच में जो फोर्सेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और इसको जब आप सोल्व करते हो तो फॉर्मूला आता है G m1m2/r², है ना। और ये मास के कारण जब भी फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऐसे ही अगर आप दो चार्ज बॉडीज की बात करो, ठीक है, चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में भी अब चार्ज बॉडी है। अब आपने ये पढ़ा है भैया, अगर ये सेम सेम है, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मान लो अगर जैसे मैं ये बॉडी ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव ये और एक पॉजिटिव ये, अब आपने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे ना। इन्होंने एक दूसरे पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, रिपेल हुए, एक दूसरे को धक्का देंगे। आपने करके देख रखा है, मैग्नेट चार्ज के साथ नहीं किया, मैग्नेट के साथ तो किया हुआ है ना। लाइक पोल्स ले आओगे, नॉर्थ नॉर्थ को ले आओगे, क्या कर जाएगा, रिपेल कर देगा। अब जब भी आप रिपेल करते हो भैया, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन आपने पढ़ा हुआ है बचपन से कि भैया जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगता तो पोजीशन चेंज नहीं होती। अब ये यहाँ से भागेगा तो मतलब इस पे कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कहाँ से आया है ये फोर्स, है ना, कौन सा फोर्स है ये, कौन बताएगा हमें, ये कौन बताएगा, कूलम्स लॉ। ये कौन बताएगा, कूलम्स लॉ। ठीक है, क्लियर है। दिस फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ। इसके लिए हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ है। जैसे वहां पे ग्रेविटेशन लॉ था, दो मासेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो वहां पे कौन काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल लॉ काम कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, ठीक है, क्या बताता है कूलम्स लॉ? सुनो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन। कूलम्स लॉ, it says that the force between two point charges, फोर्स, अच्छा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, between 2 point charges is directly proportional to, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, ठीक है, क्लियर है? तो मतलब ये और यहाँ पे अगर हमने चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो डार्क कर देते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या कहा लॉ ने कि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी डिटेल में आगे जाके बात होगी, क्लियर, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी आज यहाँ पे, कल इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक, आज हमने क्या किया है, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, और हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।